आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी को कैसे क्या क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमने देखा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया है। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी which has a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the transferability of shares except in case of OPC limits the number of members up to 200। जब 200 लोगों को काउंट करेंगे तो पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज आर नॉट काउंटेड एंड जो जॉइंट होल्डर्स हैं उनको हम एक काउंट करते हैं एंड विच प्रोहिबिट्स पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। सो ये कंडीशंस हमने देखा था, आर्टिकल्स में ये कंडीशंस लिखी होती है। इसके बाद हमने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखे। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं है, एंड विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये डेफिनेशन में कुछ खास नहीं बताया, सिर्फ वही बताया कि प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। लेकिन इसका जो प्रोविजो है वो इम्पोर्टेंट है। वो बोलता है अगर एक कंपनी भले ही प्राइवेट है लेकिन अगर वो सब्सिडरी बन जाती है पब्लिक कंपनी की तो इट विल बी डीम्ड एज पब्लिक कंपनी। इवन दो उसके आर्टिकल्स में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लिखे हैं फिर भी हम उसको पब्लिक कंपनी मान लेंगे। फिर ओपीसी के बारे में अब हम चर्चा चालू करते हैं। वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये कंपनीज एक्ट 2013 में पहली बार लाया गया। पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, बट कंपनीज एक्ट 2013 में पहली बार कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आए। अब इसमें एक अकेला व्यक्ति कंपनी का निर्माण कर सकता है। सो पहली बार ये वैसे 2003-4 में चालू हो गया था कि ओपीसी का एक नया कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक जे ईरानी कमेटी बनी थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा एक अलग कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए हमने। और ये भले अपने यहाँ नया कॉन्सेप्ट है बट इंग्लिश लॉ में 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, तो 100 साल से वहां पे वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब जैसा कि आपको पता है, नाम से ही समझ में आता है वन पर्सन कंपनी का क्या मतलब रहेगा, तो एक अकेला व्यक्ति इसमें मेंबर है। सो एक व्यक्ति होता है जिसको कंपनी का निर्माण करना है बट इसको दूसरे किसी को साथ में जोड़ना नहीं है। तो ये अगर एक कंपनी का निर्माण करेगा तो इस कंपनी को वो बना सकता है एज ओपीसी। ओपीसी बनाने के लिए देयर विल बी ओनली वन मेंबर। लेकिन आपको पता है कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है और इसीलिए अगर इसकी डेथ हो गई तो क्या होगा, तो फिर दूसरा कोई व्यक्ति तो होना चाहिए, बट ये अकेला खुद ही मेंबर है तो इसीलिए यहाँ कंपलसरी होता है इसको एक नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ता है। एक और व्यक्ति रहेगा जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी, और नॉमिनी को अपॉइंट करते वक्त उससे एक रिटर्न कंसेंट लेता है वो। एक कंसेंट ली जाती है कि मैं नॉमिनी बनने को तैयार हूँ। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ मेंबर और हिज इनकैपेसिटी द नॉमिनी विल टेक हिज प्लेस। इसका नाम एमओए में भी लिखा होता है। एमओए जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा रहेगा मेंबर का नाम, मेंबर कौन है, प्लस इसमें नॉमिनी का नाम भी लिखा होता है। ये डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जब भी कोई फाइलिंग होती है कंपनीज एक्ट में, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ज्यादातर फाइलिंग रजिस्ट्रार के पास होती है, आरओसी के पास। सो एक अकेला व्यक्ति मेंबर, एक नॉमिनी रहेगा और ये कंपनी ओपीसी कहलाएगी। इस कंपनी को, ये हमेशा एक प्राइवेट कंपनी रहेगी, इसको अपने नाम के बाद में ओपीसी लिखना जरूरी होता है। या तो पूरा लिखे वन पर्सन कंपनी, या तो बिलो इट्स नेम ब्रैकेट में वो लोग ओपीसी करके लिख देते हैं। सो ओपीसी लिखना है जरूरी होता है। अब ये दोनों के लिए कुछ खास बातें बताई गई है कि नॉमिनी और मेंबर ये क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। पहली चीज बोली है कि दे शुड बी द नेचुरल पर्सन। सो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। सो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बॉर्न हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है। आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी ओपीसी नहीं बना सकता। हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन दूसरे प्रकार की कंपनी बना सकते हैं लेकिन ओपीसी नहीं बना सकते। जैसे पूरा होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, एक कंपनी दूसरी कंपनी बना रही है, सो वो तो उसी पे बेस्ड है, लेकिन ओपीसी नहीं बनाया जा सकता। ओपीसी सिर्फ एक नेचुरल पर्सन के द्वारा ही बनाया जा सकेगा। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए।
सो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड तीसरा, रेसिडेंट और अदरवाइज। अब अदरवाइज वर्ड अमेंडमेंट से जोड़ा गया, पहले सिर्फ रेसिडेंट लोग ही बना सकते थे ओपीसी, बट सरकार चाहती है नॉन रेसिडेंट्स को भी इसका अधिकार मिलना चाहिए और इसीलिए इन्होंने अदरवाइज वर्ड जोड़ा है। लेकिन ये अदरवाइज पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है अब तक, तो इसके ऊपर कुछ भी अभी तक रूल्स नहीं बनाए हैं, कुछ भी इस पे बताया नहीं गया है, तो इसलिए हम रेसिडेंट वर्ड को अभी भी महत्व देते हैं, रेसिडेंट होना चाहिए ये हम मानते हैं। जब तक कि इस पे और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा तो हम रेसिडेंट रहना चाहिए ये भी मानेंगे। अब रेसिडेंट का क्या मतलब है? तो जनरली तो हम बोलते हैं जो व्यक्ति भारत में रह रहा है वो रेसिडेंट है, बट यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन है रेसिडेंट की। रेसिडेंट का मतलब है ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 120 डेज, 120 दिन से ज्यादा उसने भारत में मौजूद रहना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट है, आपकी बुक में हो गया होगा वैसे तो। 120, हाँ 120 दिया हुआ है, तो 120 यानी अमेंडेड है, तो 120 है। सो प्रेजेंट इन इंडिया 120 डेज उसने भारत में मौजूद होना चाहिए। 120 डेज कम से कम है, कम से कम मीन्स मोर देन और इक्वल टू दोनों चलता है, तो रहेगा भारत में तो मोर देन और इक्वल टू 120 डेज ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया। और कौन से साल देखेंगे? इन प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब जाहिर सी बात है पिछला साल देख के ही हम इस साल का स्टेटस बता सकते हैं, क्योंकि ये साल तो कंप्लीट होने का रहता है, तो ये साल कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा ये नहीं बताया जा सकता। तो जब भी कोई भी कानून में हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं हम पिछला साल देख के करते हैं डिसाइड। फिर एक पॉइंट और दिया है अलग से, एक व्यक्ति अगर ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बनना चाहता है तो ही शुड नॉट बी अ माइनर, ही शुड बी मेजर, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। आपको इसमें रेसिडेंट वाले पॉइंट पे काफी सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि रेसिडेंट है नहीं है, तो उसके डेज बता देंगे, वो कब आया था भारत में और कितने दिन रहा, ये कई बार काउंटिंग करने बोल देंगे आपको, तो जिस दिन भारत में आया उस दिन भी भारत में मौजूद है और जिस दिन गया उस दिन भी है, तो वो दोनों दिन को काउंट करते हैं अपन, ठीक है। सो 120 डेज यानी मोटा मोटा देखे 4 महीना उसने भारत में रहना चाहिए। पहले यहाँ पे आधा साल लिखा हुआ था, 182 दिन कम से कम भारत में रहना चाहिए, 182 डेज, अब ये चेंज कर दिया 120 दिन कर दिया है, तो यहाँ अमेंडमेंट आया है। फिर ओपीसी के बारे में भी कुछ विशेषताएं हैं, पहले इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसा एक्सपेक्टेड था, लेकिन कभी इसमें पूछे नहीं गए इतने क्वेश्चंस, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वही रेसिडेंट के ऊपर आया है, बाकी चीजों के ऊपर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा ही नहीं। सो वैसे पूछना चाहिए था बट कभी भी नहीं पूछा गया। अब चांस और कम हो जाते हैं, अब तो 10 साल हो चुके हैं ये कंपनीज एक्ट आके, तो अब शायद पूछने के चांस एकदम ना के बराबर है। नहीं तो मैं जब ये नया कॉन्सेप्ट आया था तो खुद से खूब सारे क्वेश्चंस बना के बुक में डाले गए थे, बट फिर क्वेश्चंस पूछे नहीं तो हटा दिया गया। फिर ओपीसी क्या नहीं कर सकती? ओपीसी वैसे तो कोई भी बिजनेस करने के लिए बनाई जा सकती है, बट ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड और कन्वर्टेड इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। एक सेक्शन 8 होता है, इसको ही हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती। आपको अगर चैरिटी वगैरह करना है तो उसके लिए आप ओपीसी का निर्माण नहीं कर सकते, ओपीसी बिजनेस के लिए बनाई जा सकती है। बाकी आप कंपनी बना सकते हैं चैरिटी के लिए, लेकिन ओपीसी नहीं बना सकते। आप दूसरी कंपनी बनाओ वो चलेगा, आप प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनाओ वो चलेगा, लेकिन ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड और कन्वर्टेड इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। दूसरा, ओपीसी कैन नॉट कैरी ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। अब इसका क्या मतलब है? सो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो वैसे तो बैंक नहीं है बट वो बैंक जैसे काम करते
जो होते हैं ना वो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में कवर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो बैंक जैसे ही काम कर रही है, पैसा लेना देना, बट वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, वो बैंक नहीं कहलाते, वो फाइनेंस कंपनीज कहलाती है। जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, फिर हीरो फिनकॉर्प है। सो ये सब जो है ये क्या है, ये फाइनेंस कंपनीज हैं, ये रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, बट ये लोग काम क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार जैसे बैंक काम करता है, पैसा लेना, डिपॉजिट के रूप में लोन देना, वही सेम काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना। सो ये काम आप कंपनी बना के कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप ओपीसी बना के नहीं कर पाएंगे। सो आप ओपीसी बना के, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बैंक्स बट दे आर फाइनेंशियल कंपनीज। सो काम बैंक जैसे करते हैं वो, जैसे बजाज फाइनेंस है वो भी लोन देगा आपको अगर कोई गुड्स खरीदना है, और कंज्यूमर गुड्स में जनरली बजाज फाइनेंस ने कंट्रोल बनाया था और उसके कारण वो इतना बढ़ते गया, क्योंकि ऐसी चीजों का उसने लोन दिया जिसमें बैंक लोन नहीं देती थी। जैसे एसी खरीदना है अपने को, बैंक लोन नहीं देती, वो तो डिप्रिशिएट हो जाता है, सो इसीलिए बैंक से लोन नहीं मिलता था उसपे। तो बजाज फाइनेंस ने ऐसे प्रोडक्ट्स को उठाया था और उसके बाद से उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई। सो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, या डीएचएफएल है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये सब क्या है, ये सब फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये सब बैंक्स नहीं है, बैंक जैसे ही काम करते हैं, इनको हम एनबीएफसी बोलते हैं। सो ओपीसी आप बनाओगे तो आप एनबीएफसी जैसा काम नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट कैरी ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज आपको करना अलाउड नहीं रहेगा, आप बाकी कोई भी बिजनेस इसको बना के कर सकते हैं। अब यहाँ अगर मेंबर को लग रहा है कि नॉमिनी को बदल दें तो क्या वो ये कर सकता है, तो आंसर इज यस। मेंबर को राइट होता है, ही कैन चेंज द नॉमिनी। उसको कभी भी लग सकता है, उसको साल भर 2 साल बाद लग रहा है कि चलो अब अपन ये नॉमिनी को हटा देते हैं, दूसरे किसी को अपॉइंट करते हैं, तो ऐसा कर सकता है। जैसे समझो एक अंकल है, उन्होंने एक कंपनी बनाए थे ओपीसी, फिर उसमें अपने लड़के को नॉमिनी बना दिए थे, बाद में उनके लड़के ने इनके इच्छा के विरुद्ध घर से भाग के शादी कर लिया। अब अंकल सोचते हैं अब इसको हम जायदाद से बेदखल कर देंगे, उसको निकाल दिया और बोले कंपनी से भी नॉमिनेशन इसका हटा देते हैं। सो वो ये कर सकते हैं, उसको नॉमिनी से हटाया जा सकता है, उसकी जगह लेकिन तुरंत उनको दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। समझो छोटा बेटा है, उसको अपॉइंट कर लिए फिर, सो वो ये कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। तो मेंबर कैन चेंज द नॉमिनेशन, इवन नॉमिनी खुद विड्रॉ कर सकता है कंसेंट। नॉमिनी अगर चाहता है कि मैं अब जुड़े नहीं रहना चाहता कंपनी से, तो वो भी विड्रॉल कर सकता है, फिर अगेन दूसरे व्यक्ति को मेंबर नॉमिनी अपॉइंट करेगा। जैसे लड़के ने देखा कि पिताजी ने भाग के शादी कर ली, अब वो बोलता है मैं पिताजी से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, अरे एग्जाम्पल है, तो वो बोलता है मैं आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता और वो नॉमिनेशन विड्रॉ करना चाहता है, तो वो ये कार्य कर सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल है। सो दोनों जन नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकते हैं, यानी खुद भी विड्रॉ कर सकते हैं हम, या मेंबर चाहे तो वो भी बदल सकता है, बट इमीडिएटली एक नेक्स्ट नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, अब एक रूल और है कि जो भी व्यक्ति ओपीसी बनाएगा, जैसे समझो एक मिस्टर एक्स है, इन्होंने एक ओपीसी बनाया, एक छोटा सा डब्बा बना लेता हूं मैं, समझो एक मिस्टर एक्स है, इन्होंने एक ओपीसी बनाया, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके नाम में भी प्राइवेट लिमिटेड होता है क्योंकि मैंने बताया ये भी एक प्रकार की प्राइवेट कंपनी होती है। ये बनाया किसने, एक्स ने, एक कंपनी है ओपीसी, इसमें मेंबर है मिस्टर एक्स और इन्होंने नॉमिनी अपॉइंट कर दिया है मिस्टर वाई को, इनका कोई फ्रेंड है, उसको अपॉइंट कर दिया है नॉमिनी। अब रूल ये बोलता है आपने एक ओपीसी बना लिए ना एक्स प्राइवेट लिमिटेड, आपको एक और ओपीसी बनाना अलाउड नहीं है, एक व्यक्ति एक ही ओपीसी चला सकता है। सो वो 2 ओपीसी 3 ओपीसी नहीं बना सकते, 1 पर्सन कंपनी एक ही बना सकते हैं। सो एक्स ने एक ओपीसी बना चुका है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ही कैन नॉट फॉर्म अनदर ओपीसी, ही कैन नॉट बी अ मेंबर इन अनदर ओपीसी। बाकी वो दूसरी कंपनीज में मेंबर हो सकता है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, टाटा कंसल्टेंसी, वो सबके शेयर्स ले सकता है, मेंबर हो सकता है, लेकिन एक ही ओपीसी का मेंबर रहेगा वो। अब वो ऐसा जरूर कर सकता है, दूसरे ओपीसी में नॉमिनी है, मान लो वाई ने भी सोचा ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसने वाई प्राइवेट लिमिटेड बनाया ओपीसी,
और उसने वो खुद यहाँ मेंबर बन गया और उसने एक्स को नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, तो ये पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, रूल ये बोल रहा है आप एक ही जगह मेंबर रह सकते हैं, दूसरी जगह नहीं। वैसे ही एक जगह नॉमिनी हो गए ना, तो दूसरी जगह नॉमिनी नहीं हो सकते। एक जगह नॉमिनेशन हो चुका है तो सेकंड ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकते। लेकिन समझो एक्स की डेथ हो गई, एक्स गचक गया, एक्स एक्स हो गया, अब क्या होगा, वाई यहाँ पे इसकी जगह ले लेगा। अब हमारा रूल है कि एक व्यक्ति एक ही जगह मेंबर रहेगा, बट यहाँ पे देखो वाई दो जगह मेंबर हो गया, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में हो, यानी हर जगह दोनों जगह मेंबर हो गया। अब हमारा रूल तो है कि एक ही जगह आप मेंबर हो सकते हो, लेकिन ये दो जगह मेंबर हो गया बाय डिफॉल्ट गलती से। ऐसे केस में वाई विल हैव टू डिसाइड कि उसको कौन सी ओपीसी चलाना है, दूसरी ओपीसी वो किसी और को बेच सकता है। सो उसको अगर लगता है कि ये वाली ओपीसी ज्यादा अच्छी चल रही है, इसको कंटिन्यू कर सकता है, उसको लगता है नहीं अपनी ओपीसी को कंटिन्यू करते ये किसी और को दे देते, तो वो ऐसा भी कर सकता है, बेची जा सकती है कंपनीज। ठीक है, सो ये रूल है कि ऐसा अगर हो गया गलती से, तो जनरल रूल आपका है वन पर्सन कैन बी अ मेंबर ओनली इन वन ओपीसी। ठीक है, तो एक ओपीसी में वो मेंबर रहेगा सिर्फ। अगर गलती से हो गया तो इसको ये डिफॉल्ट को ठीक करना है। विद इन 180 डेज, 180 दिन का टाइम मिलेगा। 180 दिन में उसको डिसाइड करना है वो कौन सी कंपनी में जुड़े रहना चाहता है और कौन सी कंपनी बेच देना चाहता है। सो ये भी पॉइंट लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, रूल्स में, ये सब रूल्स से आ रही हैं पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सब रूल्स में दिए हुए हैं। तो देखो ओपीसी का कॉन्सेप्ट, सेक्शन 2 clause 62 defines the OPC means a company which has only one person as member। कंपनीज एक्ट ने एक नई क्लास ऑफ कंपनी निकाली, सिंगल पर्सन भी बना सकता है जो, वन पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। सो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बनाया और बिजनेस आप कॉर्पोरेट लेवल पे चला सकें, इवन इफ यू आर अ सिंगल पर्सन, तो भी आप एक बॉडी कॉर्पोरेट बना के चला सकें, इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया। ओपीसी अलग है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न से, इन एन एस्पेक्ट दैट ओपीसी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन वगैरह वगैरह, जबकि सोल प्रोप्राइटरी नहीं होती। वैसे ही ओपीसी में लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट भी लगेगा, सोल प्रोप्राइटरी में नहीं लगता। वहां पे ओनर की एंटायर एसेट्स लायबल होती है, ऑफिशियल हो या पर्सनल हो, दोनों ही एसेट्स उसकी लायबल होती है। सो ओपीसी अलग है प्रोप्राइटरशिप से, प्रोप्राइटरशिप में उसका एक सेपरेट एंटिटी बनती ही नहीं, अलग स्टेटस उसको मिलता ही नहीं, बट यहाँ पे इसका एक अलग स्टेटस इसको प्राप्त होता है। प्रोसीजर रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी सिंप्लीफाई की गई है। आप देखेंगे ओपीसी में काफी सिंपल प्रोसेस बताई गई है उसको बनाने की, चलाने की, उसको बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1)(c), ये 3 आपको टुकड़े टुकड़े में कई जगह पे आता है, मैंने आपको बताया था सेक्शन 3 बताता है काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में, कंपनीज कैसी कैसी बन सकती है, तो उसमें पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी, ऐसा 3 कंपनीज हैं। सो उसमें फिर बाद में बोला है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। तो आपको सेक्शन 3 टुकड़े टुकड़े में दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है विद मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड हैज एटलीस्ट वन मेंबर। अब एटलीस्ट बोला है एंड एट द मोस्ट भी वन ही मेंबर रहेगा। कुछ खास बातें बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओनली वन पर्सन इज अ मेंबर, फिर कंपलसरी नॉमिनी होता है, यहाँ मेमोरेंडम में लिखा होता है एमओए, एमओए में नाम लिखा है, जैसा कि मैंने बताया ये एमओए एक डॉक्यूमेंट रहेगा,
इसमें लिखा रहेगा नॉमिनी का नाम। अगर कल चलकर हमने नॉमिनी बदला तो एमओए में चेंज करने की जरूरत नहीं होती। सो एमओए बदला जा सकता है, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है वो, अगले साल आपको देखने को मिलेगा एमओए कैसे बदलता है। तो अभी आपको यहाँ पे सिर्फ सेक्शन नंबर 10A तक पढ़ना है। सो एमओए बदलने का सेक्शन 13 में कवर होता है। तो 13 में एमओए बदलता है, 14 में एओए बदलता है। सो ये सब के ऑल्टरेशन हो सकते हैं, बट आपको इस साल नहीं है कोर्स में, अगले साल आपको देखने को मिलेंगे। So memorandum of OPC shall indicate the name of other person, यानी नॉमिनी की बात हो रही है, who shall in the event of subscriber's death or incapacity to contract become the member of the company। फिर नॉमिनी को एक प्रायर रिटर्न कंसेंट देना पड़ता है, लिखित रूप में होना चाहिए, ओरली कंसेंट देना यहाँ नहीं चलता। सो देयर शुड बी a written consent in the prescribed form and the same shall be filed with the registrar of companies। जब हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो इसकी फाइलिंग करना पड़ता है आरओसी के पास। जैसा मैंने बताया नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट, वैसे ही मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड कंपनी इसको इन्फॉर्म कर देगी रजिस्ट्रार को। एनी सच चेंज ऑफ नॉमिनी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। तो ये मेमोरेंडम बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम ऑल्टरेशन नहीं मानते। फिर इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, रेसिडेंट कौन है डिफाइन किया है, अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, दैट मींस मेंबर बन सकता है, एंड शैल बी द नॉमिनी फॉर अ सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी। तो नॉमिनी भी नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट ही हो सकता है। सो बहुत क्वेश्चंस बन सकते थे बट बनाए नहीं गए, क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं गए इस पे। जैसे आपको पूछ सकते हैं कि एक कंपनी है टीसीएस, वो एक ओपीसी बनाना चाहती है, तो क्या वो कर सकती है क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि टीसीएस कौन है? तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी। सो बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन आ सकते थे, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एक फॉरेन सिटीजन है उसको आप नहीं बना सकते नॉमिनी या मेंबर। सो भले वो रहवासी होगा, रेसिडेंट होगा, लेकिन वो अगर फॉरेन सिटीजन है तो ओपीसी क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे बट नहीं पूछे गए आज तक के, और अब आगे चांसेस और कम हो जाते हैं। ये भी पॉइंट पे पूछा जा सकता था, एक कंपनी है ओपीसी, एक मिस्टर हनी सिंह है, उसने एक ओपीसी बनाया गाने गाने के लिए, तो वो म्यूजिक कंपनी बनाता है, म्यूजिक कंपनी बनाया, उसमें पूरा गाने की रिकॉर्डिंग वगैरह करता था ओपीसी करके, फिर धीरे से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अब वो भक्ति गीत गाने लगा। सो एग्जाम्पल है, वैसे एग्जाम्पल मैंने एक टाइम बनाया था तो याद आ रहे हैं, क्लिक हो रहे हैं तो बता देता हूँ। सो अब वो चाहता है मैं इस ओपीसी को कन्वर्ट कर लूं चैरिटी के लिए, तो क्या वो कर सकता है? तो आंसर इज नो, बिकॉज ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड इट कैन ऑल्सो नॉट बी कन्वर्टेड इनटू चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में नहीं बन सकती, तो ना कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं बट कभी पूछे नहीं गए इन पे सवाल। सो कौन बन सकता है ओपीसी में मेंबर? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट और अदरवाइज। रेसिडेंट को डिफाइन किया है फिर 120 डेज जो भारत में मौजूद है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं बनेगा, और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी, सच कंपनी मींस ओपीसी। फिर नो माइनर शैल बिकम द मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर्स विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। Such company cannot be incorporated or converted into company under section 8। section 8 means not for profit companies होती है इसमें, इसको section 8 companies भी बोलते हैं। Though it may be converted to a private or public company in certain cases, such company cannot carry on non-banking financial investment activities, including investment in securities of any body corporate। So अलग है ये, any अलग है, body corporate अलग है, security of any body corporate। The member can be the sole member and director। यहाँ पे एक अकेला मेंबर है और डायरेक्टर भी वो अकेला भी बन सकता है। जनरल रूल होता है प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स लगते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 होना चाहिए मिनिमम, बट ओपीसी
ओबीसी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आता है, तो ओबीसी में अकेला व्यक्ति भी डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। सो ही कैन बी द सोल डायरेक्टर इन ओबीसी। तो ऐसा है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके डायग्राम में कवर हो जाते हैं, ये पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन आएंगे। सो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, तो ये पॉइंट्स जो अपन ने बना लिए ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोई डाउट होगा आपको इनसे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। फिर स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर चर्चा चालू करेंगे। तो आसान टॉपिक है, वैसे चीजें ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन पूछेंगे तो यही पूछ सकते हैं, मेंबर है, इंडियन सिटीजन नहीं है, क्या वो ओपीसी बनाना चाहता है तो बना सकता है क्या? आंसर इज नो। नॉमिनी बन सकता है क्या? तो नहीं, नॉमिनी भी नहीं बन सकता। फिर अगला एक टॉपिक है स्मॉल कंपनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ए कैटेगरी आपके लिए। प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो बहुत टाइम से प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी दोनों पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, जबकि दोनों ए कैटेगरी टॉपिक है, ओपीसी पे पूछते रहते हैं रेगुलरली। सो स्मॉल कंपनी क्या होती है? अब स्मॉल कंपनी है ना, जो छोटी कंपनी है। अब क्यों कोई स्मॉल कंपनी रजिस्टर करना चाहेगा? तो स्मॉल कंपनी में अगेन बहुत सारे फायदे होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें करना नहीं पड़ता, लाइक मीटिंग्स वगैरह से रिलेटेड कई एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं उनको। वैसे ही बहुत सारी चीजें फाइलिंग करने से रिलेटेड एग्जाम्पशंस हैं, बहुत सारे कंप्लायंस कम होते हैं, फीस कम लगती है फाइलिंग के टाइम पे हर चीज की। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए अगर आप कंपनी बनाना चाहें तो आप एक स्मॉल कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं। सो स्मॉल कंपनी क्या है? तो स्मॉल कंपनी सबसे पहले तो हमेशा एक प्राइवेट कंपनी रहेगी, क्योंकि उसमें जो बताया गया है स्मॉल कंपनी क्या है, तो स्मॉल कंपनी मींस अदर देन अ पब्लिक कंपनी, दैट मींस इट विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट कंपनी। मैं अलग से लिखने के बदले यहीं बहुत जगह है तो यहीं बता देता हूँ, ये हमेशा प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। प्राइवेट कंपनी भी जब हमने पढ़ा वहां हमने देखा था स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी ये हमेशा सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही बन सकती है। ओपीसी भी हमेशा से प्राइवेट कंपनी ही रहेगी, कभी पब्लिक कंपनी ओपीसी नहीं हो सकती। वैसे स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। अब स्मॉल कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? तो हम कंपनी को स्मॉल बोलेंगे अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल of which does not exceed 50 lakh rupees or such amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees। अब देखो यहाँ लिमिट क्या दी हुई है आपको, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, पहले बोल दिया 50 लाख रुपीज, फिर आगे लेकिन लिखा है और या फिर ऐसा हायर अमाउंट जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, और प्रिस्क्राइब करने की लिमिट है विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ के ऊपर सरकार प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। सो ये जब ऐसे वर्ड्स होते हैं विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका क्या मतलब है? तो आपको रूल्स देखना पड़ता है। अब रूल्स में इन्होंने क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच शैल नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब तीन वर्ड्स देखने को मिल रहा है आपको, पहला दिख रहा है डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, दूसरा दिख रहा है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। अब ये विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ किसके लिए है? ये 10 करोड़ की लिमिट नहीं बताई है, इन्होंने क्या बोला, ये जो आप प्रिस्क्राइब करोगे ना, मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इट मे बी प्रिस्क्राइब्ड ओनली अप टू 10 करोड़। सो सरकार को भी लिमिट दी गई है, आप 10 करोड़ के ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर कल चलकर यहाँ प्रिस्क्राइब करेगी तो कितना प्रिस्क्राइब कर सकती है? मैक्सिमम अप टू 10 करोड़ रुपीज। एट प्रेजेंट जो रूल्स में इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है वो लिखा हुआ है 4 करोड़ रुपीज। सो रूल्स में 4 करोड़ लिखा हुआ है, तो 10 करोड़ के अंदर है तो ये पूरी तरह से वैलिड है। कल चलकर अगर सरकार को लगता है ये लिमिट बदल देनी चाहिए तो 4 करोड़ बढ़ा के 5 करोड़ कर सकती है, 6 करोड़ कर सकती है, ऐसा बढ़ा के वो 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ तक की जा सकती है। बट अगर सरकार को यहाँ 11 करोड़ लिखना है तो वो
ये नहीं कर सकती जब तक कानून में बदलाव नहीं लाएंगे। पहले एक्ट में अमेंडमेंट चाहिए रहेगा, एक्ट अमेंड करने के बाद यहाँ पे लिमिट बढ़ाई जा सकती है। जब तक एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होता तब तक ये 10 करोड़ के ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो फिर से पढ़ के देखो, बोल क्या रहे हैं, स्मॉल कंपनी यानी जो पब्लिक कंपनी नहीं है और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं होता 50 लाख रुपीस या फिर ऐसा अमाउंट जो हमने प्रिस्क्राइब किया है वो। तो 50 लाख अब हमारे लिए इररिलेवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अब हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर चुके हैं और हायर अमाउंट शेल नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीस। एक्चुअल में उन्होंने कितना प्रिस्क्राइब किया? एज पर रूल्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किया पेड अप शेयर कैपिटल शेल नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीस। सो रूल्स में इन्होंने, ये भी अमेंडमेंट हुआ, पहले यहाँ 2 करोड़ लिखा था, फिर 15 सितंबर 2022 को अमेंडमेंट किया गया, इन रूल्स में बदलाव किए गए और 4 करोड़ लिख दिया है। ठीक है। सो एट प्रेजेंट रूल्स में आपकी जो लिमिट बताई गई है, मैंने आपको बोला था आप एक्ट को विदाउट रूल्स नहीं पढ़ सकते। कंपनीज एक्ट एक ऐसा कानून है जिसको आपको रूल्स के साथ ही पढ़ना पड़ता है। अगर आप रूल्स नहीं पढ़ोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको साथ में रूल्स भी पढ़ना पड़ता है। इट इज अ रूल बेस्ड एक्ट और रूल्स बहुत ज्यादा है, आप जितना यहाँ पढ़ते हैं उससे 5-7 गुना ज्यादा रूल्स हैं। सो इतने सारे रूल्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको खैर याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ शॉर्ट में रूल्स का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताए गए हैं। ठीक है। सो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीस। आपकी अभी लिमिट हो गई 4 करोड़ रुपीस। एंड दूसरी लिमिट है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन की, टर्नओवर। टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड, अगेन यहां भी वैसा ही लिखा गया है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 crore rupees. At present इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है 40 करोड़, ये प्रिस्क्राइब किया है इन दी रूल्स। सो टर्नओवर का उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन जो दिया है, टर्नओवर shall not exceed 40 करोड़ रुपीस। सो 40 करोड़ की लिमिट है, यानी अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 40 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल कंपनी रहेगी। ठीक है। स्मॉल कंपनी है तो उसको एक फायदा हो जाता है, उसको बहुत सारे रूल्स फॉलो नहीं करना है, बहुत सारी फाइलिंग नहीं करना है, तो काफी सारे उसको बेनिफिट्स मिल जाते हैं और इसीलिए स्मॉल कंपनी बनना कोई भी कंपनी चाहेगी। अब इसी कारण यहाँ एक अमेंडमेंट हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ पहले वर्ड सिर्फ इतना लिखा था, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपको क्योंकि अब हम कानून पढ़ना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। अभी तक हमने बेयर एक्ट नहीं पढ़ा था, ये सब बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। अब इंटर में जब हम जाएंगे तो इसी को और डीप में अच्छे से समझेंगे, इसीलिए मैं उसकी तैयारी आपकी यहीं से करा रहा हूँ। तो ये एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट है। हर अमेंडमेंट के पीछे भी रीजन होता है, जैसे कल मैंने बताया था आपको गोल्ड बॉन्ड्स का रीजन है, वो हर चीज का रीजन होता है। यहाँ एक रीजन है, ये टर्नओवर में एक वर्ड जोड़ा गया, पहले लिखा था टर्नओवर ऑफ विच एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले इतना ही लिखा था, टर्नओवर एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। लेकिन बाद में ये वर्ड्स जोड़े गए बाय अमेंडमेंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। क्योंकि क्या हुआ, कुछ कंपनीज इसमें गड़बड़ करने लगी। जैसे स्मॉल कंपनी मैंने आपको बताया इसको फायदे मिलते हैं, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज चाहती हैं कि हम स्मॉल कंपनी में कवर हों। इसीलिए कैपिटल तो हमारे हाथ में होता है, कैपिटल तो हमको कितना रखना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन टर्नओवर हमारे हाथ में नहीं होता। समझो आखिरी दिन मैंने 40 करोड़ हो गया था, अब एक सेल का ऑर्डर आ रहा है, किसी ने बोला कि शर्मा जी मेरे को 1 लाख के गुड्स चाहिए, तो मैं क्या मना कर दूंगा क्या उसको कि नहीं नहीं मैं 40 के ऊपर चला जाऊंगा तो बाहर हो जाऊंगा स्मॉल कंपनी से। सो मना नहीं किया जाता कभी भी कोई सेल्स आ रहे हैं तो अगर टर्नओवर बढ़ गया तो मैं इस डेफिनेशन के बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि दोनों में से एक भी चीज बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अब इसमें एक दिक्कत क्या हुई थी, एक कंपनी थी, ये मैं रीजन बता रहा हूं आपको अमेंडमेंट का। एक कंपनी थी, उसने क्या किया, उसका समझो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, टर्नओवर पिछले साल का देखना है, यहाँ लिखा ही हुआ था टर्नओवर एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये साल तो अभी चालू ही है,
ये साल का क्या टर्नओवर है ये पता नहीं लगता। सो ये साल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे क्या इसका टर्नओवर यहाँ पे 40 करोड़ के ऊपर गया। इसका पेड अप शेयर कैपिटल था 2 करोड़ रुपए का। अब 2 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है ये तो ठीक है, बट इसका टर्नओवर यहाँ पे चला गया था 45 करोड़, इसके ऊपर चला गया था। ये एग्जाम के लिए काम का नहीं है, मैं रीजन बता रहा हूँ अमेंडमेंट के। सो 1/4/2023 से 31/3/2024 ये चीजें पता रहे तो ज्यादा आसान हो जाता है कानून को समझना और याद रखना। सो रीजंस पता होना चाहिए हर चीज के। अगर आप सीए बन जाएंगे तो आपको वैसे ही समझ जाएगा, कोई भी अमेंडमेंट होता है ना अपने आप क्लिक हो जाएगा कि ये क्यों किया गया होगा। सो यहाँ पे इसका टर्नओवर चला गया था 45 करोड़। अब इसके कारण ये इस डेफिनेशन के बाहर चली गई थी। इसने क्या किया, अब इसको यहाँ पे नया नया साल चालू हो गया 2024 से 31 मार्च 2025। इसने क्या किया, तो मैंने ईयर चेंज किया हूं, ये पुराने साल का केस है, मैंने अभी इस साल के हिसाब से बनाया। इन्होंने यहाँ पे देखना था क्या ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ रही है। जैसे आज की डेट क्या है, तो जुलाई 25 जुलाई है, 25 जुलाई को हमको देखना है क्या ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आती है। सो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से स्मॉल कंपनी में नहीं आ रही, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल ये तो ठीक है बट टर्नओवर एक्सीड हो गया। लेकिन ये कंपनी आना चाहती थी डेफिनेशन में, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। इन्होंने देखा यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर अपना खत्म होता है 30 जून को, और यहाँ का टर्नओवर इन्होंने निकाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जाहिर सी बात है साल भर का टर्नओवर 45 लाख होता है, तो यहाँ टर्नओवर कम होगा। मान लो इसका टर्नओवर निकल के आया यहाँ पे 12 लाख रुपए, सॉरी 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ निकल के आया। अब आपकी डेफिनेशन में क्या लिखा था, डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखा था, पेड अप शेयर कैपिटल तो ठीक है, टर्नओवर ऑफ विच एज पर लास्ट पी&एल ये लिखा ही नहीं था पहले फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसमें सिर्फ लिखा था लास्ट पी&एल का टर्नओवर देखो। कंपनी ने बोली कि देखो हमारा लास्ट पी&एल का टर्नओवर तो ये है, अब लास्ट पी&एल का टर्नओवर ये है, पेड अप शेयर कैपिटल ये है, तो हम स्मॉल कंपनी है। और कोर्ट ने भी बोला कि यस कंपनी बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि डेफिनेशन में जो लिखा है कानून की वर्डिंग्स वो बिल्कुल फॉलो कर रहे हो। कहीं ऐसा लिखा नहीं है क्वार्टरली स्टेटमेंट आप नहीं बना सकते, इनफैक्ट बनाना कई लोगों को जरूरी होता है। लिस्टेड कंपनीज को तो कंपलसरी होता है कि क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बनाओ पब्लिश करो। सो ये कोई ये नहीं बोल सकते कि तुमको यहाँ का टर्नओवर लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है लास्ट पी&एल, हमारा लास्ट पी&एल ये 3 महीने का है। और इसके कारण वो स्मॉल कंपनी में आ गई। फिर सरकार को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने फिर ये वर्ड जोड़े इसमें कि लास्ट पी&एल फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आप कहाँ का देखोगे टर्नओवर, इस साल का। तो आपको ये बनाने को मना नहीं किया, ये मना कर भी नहीं सकते। अगर मैं चाहता हूँ 3 महीने का पी&एल बनाऊं तो मेरे को कोई मना थोड़ी कर सकता। मैं 1 महीने का बनाना चाहूँ 1 महीने का बना सकता हूँ, 1 दिन का बना सकता हूँ। सो कोई मना नहीं कर सकता। सो लेकिन वो ये जरूर बोल सकते हैं कि आप बनाओ ये, लेकिन आपका टर्नओवर यहाँ का हम नहीं देखेंगे, हम यही टर्नओवर देखेंगे फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल का। सो ये अमेंडमेंट करके ये लाइन जोड़ी गई, पहले ये लाइन नहीं लिखी थी, जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया ये एक्ट की वर्डिंग्स में नहीं थी, ये अमेंडमेंट के बाद आई है। सो अमेंडमेंट्स के भी रीजन होते हैं, हर चीज जो भी बदलाव होता है चेंजेस होते हैं तो बिना मतलब के ऐसे बदलाव नहीं करते रहते। बदलाव तब चाहिए जब कुछ उसके पीछे ठोस कुछ रीजन है, तब बदलाव किए जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी चेंज हुआ है, वैसे 4 करोड़ और 40 करोड़ ये पिछले साल ही लिमिट बदली है, जैसा कि मैं बताया 22 का टाइम दिया है, सितंबर 22, यानी लगभग 1.5 साल ही हुआ है अभी। तो सितंबर 22 में लिमिट बदली, इसके पहले यहाँ पे 2 करोड़ की लिमिट थी, 2 करोड़ और 20 करोड़, तो 4 और 40 कर दिया। अब इसका भी रीजन होगा, सरकार को लगा होगा कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इसको बढ़ा देते, तो बढ़ा दिया उन्होंने। कल चलकर इनको बढ़ाना है तो ये 10 तक ले जा सकते, इसको भी 100 कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं कर सकते। उसके ऊपर अगर करना है तो आपको पहले ये बदलना पड़ेगा, कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। सो इसीलिए रूल्स में प्रिस्क्राइब की जाती है चीजें।
क्योंकि रूल्स बदलना आसान होता है, रूल्स सरकार खुद बदल सकती है, एमसीए बनाता है रूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट एक्ट ये गवर्नमेंट नहीं बनाती, एक्ट पार्लियामेंट से बनता है। अगर एक्ट बदलना है तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इसीलिए यहाँ पे कई जगह पे लिखा ही नहीं है, इन्होंने सीधा लिख दिया एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। हमने प्रिस्क्राइब किया ही नहीं, हम सिर्फ बोल रहे हैं एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और फिर रूल्स आप पढ़ लो, रूल्स में हमने 4 करोड़ 40 करोड़ प्रिस्क्राइब किया है। तो ये जानबूझ के रूल्स में लिखा है ताकि कल चलकर अगर ये लिमिट बढ़ाना रहे तो हमको पूरा एक्ट चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े। हम सिर्फ रूल्स में इतने चेंज कर लेंगे, 4 की जगह 5 कर दिए, 40 की जगह 60 कर दिए, तो वो चेंज हो जाएगा। सो रूल्स बदलना काफी आसान होता है। सो इसीलिए बहुत सारी चीजें रूल्स में बताई गई होती है। कंपनीज एक्ट में बहुत सारी चीज रूल्स में, ये पूरा रूल बेस्ड एक्ट है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया ओपीसी के, ये सब रूल्स में बताए गए हैं। ये सब नॉमिनी वगैरह कौन होना चाहिए, ये सब रूल्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो रूल्स के थ्रू आई है ये सब चीजें। सो स्मॉल कंपनी यानी क्या, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार क्वेश्चंस आए हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, कई बार केस स्टडी बना के पूछा गया है। So small company means a company other than a public company paid up share capital of which does not exceed, आपको पहले डेफिनेशन पूरी लिखना पड़ेगा, 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। फिर आपको लिखना पड़ेगा प्रिस्क्राइब कितना किया है रूल्स में, तो 4 करोड़, तो आपको भी लिखना वैसे ही पड़ेगा। वैसे ही टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज। एंड एक्चुअल में कितना प्रिस्क्राइब किया है, तो 40 करोड़ हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। इसमें भी अब एक्सेप्शन है, कौन कौन नहीं बन सकता है स्मॉल कंपनी। तो फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी स्मॉल कंपनीज। पहला, पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि ऊपर ही लिखा है अदर देन अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल नहीं होगी, कितना भी कम टर्नओवर हो, कितना भी कम पेड अप शेयर कैपिटल हो, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। दूसरा, एक्सेप्शंस दिए हैं डेफिनेशन के बाद, सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज। अगर वो होल्डिंग कंपनी है किसी की या सब्सिडरी कंपनी है तो वो कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, कितनी भी छोटी रहे तो भी नहीं, प्राइवेट भी रहे तो भी नहीं। तीसरा, सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी में नहीं कवर हो सकती। सेक्शन 8 यानी नॉट फॉर प्रॉफिट, सो जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई है। एंड चौथा, स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी मीन्स जो किसी स्पेशल एक्ट में बनी है, इसको हम एक नाम देते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे एलआईसी, एलआईसी कितने भी छोटे पैमाने पे काम करे वो कभी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। ठीक है, या फिर आईसीएआई, ये कभी स्मॉल कंपनी में नहीं कवर होगा। ठीक है, तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं, वैसे 5 है, होल्डिंग अलग है, सब्सिडरी अलग है। सो द सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। फिर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 यानी नॉट फॉर प्रॉफिट, और कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो एस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट है, फॉर एग्जांपल एलआईसी, सेबी, ये सब स्पेशल एक्ट से बने हैं, इनका खुद का कानून है। सेबी का एक्ट है, एलआईसी का एक्ट है, आरबीआई का एक्ट है, तो ये कभी भी स्मॉल कंपनी में नहीं आ सकते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप बुक में देखोगे तो भर भर के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको इसके, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते ही हैं उस पर। तो आपको स्मॉल कंपनी के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं डिफाइन करके, या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफाइन ओपीसी, स्टेट रूल्स रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप, कौन मेंबर हो सकता है। सो नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट, मेजर, ये लिखना पड़ेगा। कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, आंसर इज नो। क्या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, तो यस प्राइवेट हो सकती है, लेकिन कन्वर्जन हमको है नहीं, तो आपको इसलिए पूरा डिटेल नहीं लिखना पड़ेगा, प्रोसेस वगैरह, कन्वर्जन अगले साल पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिखेंगे आपको जो स्मॉल कंपनी से रिलेटेड है।
बोल सकते हो आप, ओपीसी हो सकती है स्मॉल कंपनी में। वैसे उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, ओपीसी को वैसे ही ज्यादा बेनिफिट है स्मॉल कंपनी से। ये भी ओपीसी का क्वेश्चन है। सिस्टर है, उसको नॉमिनी बनाना चाहता है, बट वो परमानेंटली भारत छोड़ के जा रही है, तो फिर उसको नॉमिनी नहीं बना सकते बिकॉज शी विल नॉट बी अ रेसिडेंट। फिर उसके बाद क्या, उसका माइनर सन है, उसको बना सकते हैं क्या? तो माइनर भी नहीं हो सकता। तो ऐसे सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आंसर में दिए ही है, पूरा डिटेल्ड आंसर है यहाँ पे कई जगह पे ये दिया है। नहीं, होल्डिंग सब्सिडरी का स्मॉल कंपनी वाला कहाँ गया? ये भी ओपीसी का क्वेश्चन है। इंडियन सिटीजन है, फिर वो भारत में रहा है 130 डेज, फिर लेकिन वो अपॉइंट करा है ऐसे एक फॉरेन सिटीजन को, तो वो नहीं कर सकते भले ही वो भारत में रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इज अ फॉरेन सिटीजन, इसको हम ओपीसी में नॉमिनी नहीं बना सकते। ठीक है, ये ओपीसी का भी ध्यान रखना। ये दिया है स्मॉल कंपनी, तो मेरे ख्याल से सब क्वेश्चंस हटा के एक आध क्वेश्चन ही रखा है। ये दो ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक और दो नहीं, ये भी एसोसिएट कंपनी का है, तो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। बट ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको सिमिलर ही आते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, अमाउंट वगैरह में थोड़ा चेंज दिया रहेगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। तो बट लेकिन आए बहुत है इस पे क्वेश्चंस, अब वो बाकी के बहुत सारे हटा दिए हैं। सो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट विद पेड अप कैपिटल ऑफ 35 lakhs और टर्नओवर 2.5 करोड़। क्या ये स्मॉल कंपनी हो सकती है? अब इसके आंसर के हिसाब से यस, नए आंसर के हिसाब से ये क्वेश्चन लेकिन पहले आया था, उस टाइम पे इसकी डेफिनेशन के बियॉन्ड जा रही थी। तो कुछ क्वेश्चन इसीलिए भी हटाए गए क्योंकि कुछ ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से थे, तो वो अभी रेलेवेंट नहीं थे, तो इसीलिए वो हटे हैं। और दिखेंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन दिखेगा आपको और स्मॉल कंपनी का। आप देख लेना, आपको ऐसा एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केस स्टडी बना के आते हैं क्वेश्चंस आजकल। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछते ही हैं, बट ज्यादातर आप केस स्टडीज देखने को मिलती है। इवन जैसे मैंने प्राइवेट कंपनी का बताया कि डेफिनेशन भी पूछ रहे हैं, तो केस स्टडी बना के पूछ रहे हैं आजकल, सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए रटने पे फोकस मत करो, क्योंकि आपको समझा है क्या उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूरे एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आते हैं आजकल, सो आप अप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, जो आपने सीखा है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आपको अप्लाई करते हैं आना चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो आना चाहिए। सो ध्यान रखो, ये आपको याद रखना है, लिमिट्स भी और कौन कौन स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती ये भी, तो ध्यान रखो। फिर अगला प्रकार, तो हमने दो प्रकार देखा अभी तक, पहला ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल के हिसाब से सबसे पहला प्रकार है जो हम कंपनी को डिफाइन करते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। एक एग्जांपल लेते हैं, समझो एक ए लिमिटेड है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये क्या करती है, ये दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, तो हम ए लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी बोलेंगे और बी लिमिटेड को सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में होंगे, दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। जब हम होल्डिंग की बात कर रहे हैं वो किसी न किसी सब्सिडरी के संदर्भ में होगी, जब हम सब्सिडरी की बात कर रहे हैं वो किसी न किसी होल्डिंग के संदर्भ में होगी। सो होल्डिंग कंपनी किसकी है? ये ऑफ बी लिमिटेड, और सब्सिडरी किसकी है? ऑफ ए लिमिटेड। अब कंट्रोल यानी क्या? आप अगर कंट्रोल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कंट्रोल कर रहे हैं दैट मींस ए जैसा चाहे वैसा बी से डिसीजंस ले सकता है, करवा सकता है। डिसीजंस कहां होते हैं कंपनी के? तो दो केस में होते हैं, एक डे टू डे डिसीजंस, तो जो कंट्रोल किया जाता है बाय कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, दैट इज पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि कोई भी कंपनी को कंट्रोल करना है तो कैसे करोगे आप? सो कंपनी के हिस्से आपको पता है, कंपनी में क्या होता है, कुछ लोग होंगे जो लोगों ने कंपनी का निर्माण किया, जिनको हम प्यार से बोलेंगे मेंबर्स। इन्होंने कंपनी बनाया और कंपनी बना के इसका संचालन दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आपको अगर ये कंपनी को कंट्रोल करना है तो आइदर इनको कंट्रोल कर लो या इनको कंट्रोल कर लो, दोनों में से एक को कंट्रोल करके आप कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो एक प्रकार बताया कंट्रोल का, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करके कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार है यू कैन कंट्रोल अ कंपनी बाय कंट्रोलिंग ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स। टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल कर लो। सो कंट्रोल ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, दैट मीन्स आप उसके मेंबर्स को कंट्रोल करके, मेंबरशिप कंट्रोल करके भी कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो। सो दोनों में से कोई भी एक प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हो कंपनी को, या तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लो या फिर जो टोटल वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर यानी इक्विटी शेयर्स से आते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर्स काउंट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वोटिंग किसको मिलती है, इक्विटी वालों को। ठीक है, तो अपन आगे देखेंगे इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है। सो बाय कंट्रोल ऑफ 50% ऑफ द मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मोर देन होना चाहिए, इक्वल नहीं चलेगा। जैसे समझो अगर बी लिमिटेड के 10,000 शेयर हैं तो इसको 5,000 के ऊपर शेयर होल्ड करना पड़ेगा, मोर देन 50%। ठीक है, अगर एग्जैक्ट 5,000 होल्ड कर रहे हैं तो वहां कंट्रोल नहीं होता। तो ये होल्डिंग सब्सिडरी है। इसकी डेफिनेशन में एक पॉइंट और कवर किया है। समझो अब बी लिमिटेड अगेन सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, तो यहां पे बी लिमिटेड क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई, होल्डिंग ऑफ सी, और सी क्या हो गई, सब्सिडरी ऑफ बी। एंड साथ में ये बोला है कि ये ए की भी सब्सिडरी हो जाती है, तो होल्डिंग ए जो है होल्डिंग ऑफ बी एंड सी भी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट कंट्रोल यहां पे भी है। तो कंट्रोल डायरेक्टली हो तो भी चलेगा, इनडायरेक्टली हो तो भी चलेगा। ठीक है, सो दोनों प्रकार का कंट्रोल चलता है, आइदर डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल। सो अगर डायरेक्टली ए लिमिटेड अगर सी लिमिटेड को कंट्रोल करेगी वो भी कंट्रोल है, या अगर डायरेक्टली नहीं कर सकती बट बी के थ्रू कर सकती है तो वो भी कंट्रोल है। जैसे ए ने बी को कुछ काम करवाना है तो बी से करवा सकता है, और सी से करवाना है तो बी के थ्रू वो भी करवा सकता है। जैसे समझो एक सिंपल सा एग्जांपल, ये आपकी फ्रेंड है, आपकी क्रश है, जिसके साथ आपको मूवी जाना है, लेकिन आप इसको बोलोगे तो ये नहीं सुनेगी। इसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी भी फ्रेंड है, आपकी हर बात सुनती है, तो आप इसको बोलेंगे कि चल इसको मूवी लेके चलते हैं, ये इसको मनाएगी तो जरूर चलेगी। अल्टीमेटली आपका काम तो हो गया, आप मूवी लेके जा रहे हैं इसको इनडायरेक्ट कंट्रोल के थ्रू, लेकिन खर्चा ज्यादा हो जाएगा वो अलग बात है। तो 2 जन जाएंगे ना मूवी, ये काय को छूटेगी, फिर ये भी जाएगी, बेनिफिट भी डबल है। तो ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो खैर, तो बोलने का मतलब है डायरेक्ट कंट्रोल इज नॉट नेसेसरी, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी चलता है। सो इनडायरेक्टली भी अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो चलेगा, अगर ए डायरेक्टली सी को कुछ नहीं करवा सकती लेकिन बी के थ्रू कंट्रोल कर सकती है तो ये भी कंट्रोल है। कई बार 2 जन के साथ मिलके भी कंट्रोल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे समझो फॉर एग्जांपल, ये सब एग्जांपल्स ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस आएंगे। एग्जांपल लेना, ये मत लिख के आना कि इसको मूवी लेके जाना, वो सब नहीं। तो इजी रहता है ना समझना, आप देखो वक्त से समझ गया, नहीं तो मैं सर पीट पीट के समझाऊंगा, समझ में नहीं आती चीजें, तो ऐसे एग्जांपल से वक्त से समझ जाता है। सो इसीलिए कभी कभी मैं इस प्रकार के एग्जांपल्स आपको देता हूँ, कभी कभी यानी ज्यादातर तो इजीली समझ जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ए लिमिटेड है, ये
बी लिमिटेड के 70% शेयर्स होल्ड कर रही है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड के यहाँ 30% शेयर होल्ड कर रही है और ए डायरेक्टली यहाँ से 30% शेयर होल्ड कर रही है। सो यहाँ पे भी सी लिमिटेड क्या हो जाएगी, तो ये सब्सिडरी बन जाएगी किसकी, सिर्फ ए की। अब बी की सब्सिडरी नहीं है क्योंकि बी कंट्रोल कर पा रही क्या इसको, नहीं, लेकिन ए कंट्रोल कर सकती क्योंकि ए बी को कंट्रोल करेगी। तो ए यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है ऑफ बी एंड सी, बी यहाँ पे सब्सिडरी ऑफ ए है, बट बी इज नॉट द होल्डिंग कंपनी ऑफ, ये होल्डिंग नहीं है, सी की होल्डिंग नहीं बनती। सी की होल्डिंग कब बनी होती है, जब 50% से ज्यादा कंट्रोल होता था, यहाँ 50% से ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ इनफैक्ट 30% ही कंट्रोल है। तो ये एक दूसरा रिलेशन है, इसको एसोसिएट बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये लेकिन सब्सिडरी नहीं बनती, बी की सब्सिडरी नहीं है, बट ए की सब्सिडरी जरूर है। ए कंट्रोल कर सकता है क्या सी को, तो यस, क्योंकि ए इसको कंट्रोल कर सकता है, वो 30% जोर यहाँ से लगाएगा, 30% यहाँ से, और ये मूवी देखने चली जाएगी। सो एग्जाम्पल है, मूवी देखने है ना, तो जो भी काम करवाना है वो किया जा सकेगा। तो यहाँ पे ए बी के साथ मिलके सी को कंट्रोल कर सकता है, इंडिविजुअली ना ए कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली, ना बी डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, बट ए इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है, बी कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, सो बी यहां से ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए बी इसकी होल्डिंग कंपनी नहीं बनता। ठीक है, सिर्फ ए होल्डिंग कंपनी बनता है सी की। ठीक है, और ये सिर्फ सब्सिडरी ए की है, इट इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ बी, बी की सब्सिडरी नहीं है ये। ठीक है, सो ऐसा है। सो ये दूसरा केस हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, इसलिए ध्यान रखो ये छोटी छोटी बातें। अब ये डायरेक्ट कंट्रोल इनडायरेक्ट कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगा, समझो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड के 70% शेयर होल्ड करती, बी लिमिटेड सी लिमिटेड के 60% शेयर होल्ड करती है, सी लिमिटेड डी लिमिटेड के 70% शेयर होल्ड करती है, तो ऐसा कितनी भी चेंज चल सकती है क्या, तो आंसर इज नो। रूल ये बोलता है, अगेन रूल्स में लिखा हुआ है कि ये शेयर होल्डिंग अब अलाउड ही नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। आपको ये करना ही नहीं है, आपको कंट्रोल कितना जा सकता है, सिर्फ 2 लेयर तक, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 इज नॉट अलाउड। ऐसा आप कंट्रोल कितना भी लंबे समय तक लेके जाओ, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये नहीं चलेगा। ओनली 2 लेयर्स आर परमिटेड, 2 के बियॉन्ड परमिटेड ही नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 लेयर्स आर अलाउड, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर समझो कहीं पे होल्डी ओन सब्सिडी आती है, ए ने बी के समझो 70% शेयर होल्ड किया है, बी ने सी के समझो 100% शेयर होल्ड किया है, और सी फिर डी के अगेन 70% शेयर होल्ड कर लेता है। सो ये अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे ये लेयर को हम लेयर ही काउंट नहीं करते। तो यहाँ लेयर कितनी हुई, लेयर 1, ये काउंट नहीं करेंगे, ये लेयर नंबर 2। ठीक है, ऐसे 2 लेयर अलाउड है, सिर्फ 2 के बियॉन्ड नहीं जा सकते आप। ठीक है, हाँ होली ओन सब्सिडी में आप 10 जाओ वो भी चलेगा, लेकिन होली ओन नहीं है तो मैक्सिमम 2 लेयर अलाउड है, उसके बियॉन्ड कंट्रोल अलाउड नहीं है। ठीक है, कभी कभी कंट्रोल ऐसा भी किया जा सकता है कि ए ने बी को कंट्रोल किया, समझो 60% बी के शेयर्स होल्ड कर रहा है, ए सी के शेयर होल्ड कर रहा है 55%, और दोनों जन मिलके डी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, ये 30%, ये 30%। यहां पे भी ए होल्डिंग कंपनी है ऑफ बी, सी एंड डी, डी सब्सिडरी है ऑफ ए, क्योंकि ए ये दोनों के थ्रू इसको 60% कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, यहाँ भी सब्सिडरी ऑफ ए है, बट इट इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ बी एंड सी, बी और सी की सब्सिडरी नहीं है। ठीक है,
फिर समझो, चलो आप जवाब दो, बहुत हो गए एग्जाम्पल। ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड के 50% शेयर्स होल्ड कर रहा है। बी लिमिटेड सी लिमिटेड के 30% शेयर होल्ड कर रहा है और ए लिमिटेड इसके 25% शेयर होल्ड कर रहा है। तो बताओ क्या सी लिमिटेड सब्सिडरी बनेगी? फिर से सोचो, ए की बनेगी क्या? ए की पूछ रहा हूँ, बी की तो नहीं बनेगी। ए की बनेगी क्या? नहीं बनेगी। बनेगी। नहीं बनेगी। बनेगी। नहीं बनेगी। बनेगी। नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हाँ, 50%। 50%। यहाँ बी ही सब्सिडरी नहीं है, इट इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ ए। सब्सिडरी बनने के लिए क्या चाहिए? मोर देन 50% चाहिए। सो मोर देन 50% का मतलब कितना होता है? 51 नहीं, ध्यान रखना, 51 नहीं होता है, ध्यान रखना ये भी चीज। मोर देन 50% यानी मोर देन 50% ही होता है, 51 नहीं होता है। ए अगर बी के, समझो इसके 10,000 टोटल शेयर्स हैं, इसमें से ये अगर 5,000 एक भी होल्ड कर लेता है तो ये मोर देन 50% है। ठीक है, 5,100 करना जरूरी नहीं है, 51% करना जरूरी नहीं है। 50% से एक शेयर भी ज्यादा हो गया तो कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो 50% से ज्यादा का मतलब 51 नहीं, 50.00000001 भी हो सकता है। 50 लाख शेयर है, उसमें से 25 लाख एक मैं होल्ड करता हूँ, एक कंपनी, तो ये भी कंट्रोल है। सिर्फ एक शेयर ज्यादा 50% से। तो मोर देन 51, 50% यानी 51 नहीं। ठीक है, मोर देन 50% यानी कुछ भी हो सकता है, 50.01, 50.5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 51 करेंगे तो भी सब्सिडरी है, लेकिन जरूरत नहीं है 51 की, 50 से ज्यादा में सब्सिडरी बन जाती है। 51 कर लो तब भी बनेगी, 55 कर लो तब भी बनेगी, बट कानून में लिखा है 50 से ज्यादा कुछ तो भी होना चाहिए। तो 50 से ज्यादा इसका मतलब 51 नहीं होता, 50 से ज्यादा का मतलब 50 से ज्यादा ही होता है। ठीक है, सो 50 से ज्यादा परसेंट की होल्डिंग होना चाहिए। तो अब ये पढ़ते हैं अपन, फिर डाउट्स होंगे तो डाउट्स बाद में देखते हैं। सो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, जैसा कि मैंने बोला, दोनों ही रिश्तेदार है। रिश्तेदार वो होते हैं जो आपके घर आएंगे और बोलेंगे बेटा कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो। so, हुआ होगा आपके साथ, तो समझते ही फिर समझाना पड़ता है, अंकल कॉलेज नहीं होता, अरे कॉलेज नहीं, फिर बस इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर समझता है। ठीक है, तो रिश्तेदार वो होते हैं जो रिजल्ट के दिन आएंगे, पूछेंगे क्या होता है। हाँ, रहते हैं। ठीक है, चलो, कुछ रिश्तेदार पूछेंगे अरे 4 साल से सीए कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। अरे अंकल 4.5 साल का कोर्स होता है, 4.25 4.5 बताना पड़ता, पता नहीं होता लोगों को, सीए की जागरूकता ही नहीं है लोगों को, बहुत कम लोगों को। अब थोड़ा हो रहा है, पहले तो नहीं था, बहुत कम था, जब मैंने किया था तब लोगों को सीए क्या है वही नहीं पता होता था। सो 2005 में लोगों, बहुत कम लोगों को पता होता था, नहीं एक्चुअल में नहीं पता होता था। सो 2005 में मैं इंटर किया था ना, तो उस टाइम पे लोगों को जानकारी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को, अब तो भी काफी लोगों को पता है इस बारे में। चलो खैर, तो ये भी रिश्ते में एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है, इसीलिए होल्डिंग जब भी हम बात करेंगे इट विल बी ऑलवेज इन रिलेशन टू सम सब्सिडरी, एंड सब्सिडरी की जब हम बात करेंगे इट विल ऑलवेज बी इन रिलेशन टू सम होल्डिंग कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी क्या है? A holding company, a company is a holding company in relation to one or more of other companies. Means a company of which such companies are subsidiary. बहुत ही बकवास डेफिनेशन है, कोई काम की नहीं। क्या लिखा है? होल्डिंग कंपनी यानी एक ऐसी कंपनी है जिसकी कुछ कंपनी सब्सिडरीज हैं। तो बकवास डेफिनेशन है, वो समझाती नहीं। फिर सब्सिडरी यानी क्या होगी? जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी है। नहीं, ऐसा नहीं, इसको अच्छे से डिफाइन किया। तो सब्सिडरी की डेफिनेशन अच्छे से डिफाइन की है, होल्डिंग की नहीं की। होल्डिंग की बोल दिया, होल्डिंग का मतलब जिसकी सब्सिडरी है वो होल्डिंग कंपनी है, और
होल्डिंग के सब्सिडरी की डेफिनेशन फिर डिटेल में बताई है। एक ये पॉइंट भी है, ये भी मैं बताऊंगा, ये भी बाद में जोड़ा गया। द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये क्यों जोड़ा गया वो देखेंगे बाद में। Subsidiary company in relation to any other company, that is to say a holding company, means a company in which the holding company controls the composition of board of directors, या फिर दोनों में से एक चल जाएगा। आप या तो शेयर होल्डिंग कंट्रोल कर लो तो भी चलेगा, या आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करो वो भी चलेगा। और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ, मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। पहले यहाँ एक टाइम पे टोटल शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया था, बाद में इन्होंने डेफिनेशन चेंज किया, अमेंड किया और वोटिंग पावर यूज किया, क्योंकि शेयर कैपिटल बोले तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आते थे। फिर बाद में क्लैरिफिकेशन दिया कि प्रेफरेंस को काउंट मत करो, फिर भी कंफ्यूजन आता था। उसमें एक होते हैं जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, किसी का सवाल आया कन्वर्टिबल तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो तो काउंट होना चाहिए। कोर्ट ने डिसीजन दिया, झगड़े हुए, उसके बाद इन्होंने डेफिनेशन बदल दी, डेफिनेशन में सीधा टोटल वोटिंग पावर बोल दिया। जिसमें वोट मिल रहे हैं ऐसे आपको 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करना है, वोटिंग पावर। आइदर एट इट्स ओन, या तो खुद से होल्ड करो ये भी चलेगा, और किसी और के साथ मिलके, सब्सिडरी के साथ मिलके करोगे तो भी चलेगा। Provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed। और ये कहाँ प्रिस्क्राइब किया गया होगा? तो रूल्स में, रूल्स में बोला है इन्होंने कितनी लेयर, shall not have such layer बोला है। अब सच लेयर कितनी, जितनी प्रिस्क्राइब की, और प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स है 2 लेयर्स, 2 लेयर प्रिस्क्राइब की है। ये रूल्स में दिखेगा आपको। लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरीज, रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है मैक्सिमम 2 लेयर्स आर अलाउड। ठीक है, सो 2 से ज्यादा लेयर नहीं होना चाहिए, और उसमें 100% सब्सिडरी की लेयर बट चलती है। ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं दिया है, सो आपको सिंपली ये दिया है 2 लेयर्स आर प्रिस्क्राइब, 2 लेयर्स तक अलाउड है, लेकिन 100% सब्सिडरी है तो 2 से ज्यादा लेयर भी चल जाएगी। फिर for the purpose of this section, company shall be deemed to be subsidiary company of holding company even if control referred to in subclause 1 or 2 is of another subsidiary। यानी हम डायरेक्टली कुछ भी होल्ड नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे, तो भी कंट्रोल अगर दूसरे के थ्रू है तो भी उसको सब्सिडियरी बोला जाएगा। तो ये लिखा है। अब ये लिखना जरूरी था क्योंकि यहाँ लिखा है आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर, टुगेदर यानी मेरे और मेरे साथ दूसरे के मिलने की जरूरत है। लेकिन ये चीज क्लैरिफाई कर दी कि अगर आपका एक भी शेयर नहीं होगा तो भी चलेगा, ये एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। आप अगर डायरेक्टली एक भी शेयर होल्ड नहीं कर रहे बट आपकी सब्सिडरी है वो कंट्रोल कर रही है तो यहाँ भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में चले गए तो आप सिंपली ध्यान रखो, कंट्रोल इनडायरेक्ट भी रहेगा तो चलेगा, तो उतना सफिशिएंट है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कब कंट्रोल कर सकते हैं? इट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड अगर दैट अदर कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट, या तो अपॉइंट कर सकती है या फिर रिमूव कर सकती है। कितने? या तो सब या तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंट्रोल दो प्रकार से होगा, आइदर बाय कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। फिर द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट कवर किया। अब यहाँ ये दोनों जगह लिखा गया कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, पहले अगेन ये नहीं लिखा था, इससे गड़बड़ हो गई। कंपनी यानी क्या है? कंपनी का मतलब है जो भारत में रजिस्टर्ड है वो कंपनी है हमारे लिए। अब होल्डिंग सब्सिडरी को ना बहुत सारे रूल्स फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे इनको प्रोविजंस लगते हैं, लाइक कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स वगैरह होता है, इनको प्रेजेंट करना पड़ता है, खुद के भी अकाउंट्स और मिलके दोनों के जोड़ के भी अकाउंट्स बताना पड़ता है। अब एक कंपनी है अलीबाबा लिमिटेड, ये कहाँ बनी हुई है? चाइना में। क्या ये हमारे लिए कंपनी है? तो आंसर
ये हमारे लिए कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन क्या थी? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो भारत के कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है वो कंपनी है, ये तो भारत में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये कंपनी नहीं कहलाती। अब अगर इसने भारत में एक 100% सब्सिडरी भी बना ली, बाबा लिमिटेड एग्जांपल है, वास्तविकता से संबंध नहीं है, ये इंडिया में बनाई उसने, तो भी ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बोलती है कंपनी इज होल्डिंग कंपनी, अगर कंपनी, हर जगह कंपनी वर्ड यूज किया है, सब जगह सिर्फ कंपनी वर्ड यूज किया है, और ये कंपनी नहीं है तो ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में नहीं बैठती थी। इसीलिए इन्होंने फिर ये क्लैरिफाई किया कि कंपनी यानी हम इसका वाइडर मीनिंग लेंगे, कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये कंपनी नहीं है बट इट इज सर्टनली अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है जिसकी एक सेपरेट एंटिटी है, जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट्स में कवर होते हैं। अगर ये नहीं लिखा होता तो एसबीआई और उसकी सब्सिडरीज ये भी इस डेफिनेशन में नहीं कवर होते थे, क्योंकि वो भी कंपनी नहीं है, वो बैंक्स हैं। बैंक्स कंपनी नहीं होते। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एकदम लिमिटेड डेफिनेशन है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा डीप में जा रहे हैं अपन, बट मैं चाहता हूँ चलो जाना चाहिए, अच्छा रहता है सीखने के हिसाब से। बाकी आपको पढ़ने के लिए आसान शब्दों में आगे दिया हुआ है, पूरे एग्जाम्पल्स आसान भी दिए हैं आप, लेकिन इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। इसके जो अपन उसके वर्डिंग्स वगैरह का मीनिंग निकालते हैं, वो इंटरेस्ट थोड़ा आपका डेवलप होगा। इसीलिए अपन एक एक वर्ड पे फोकस कर रहे हैं। हर अमेंडमेंट का रीजन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है और रटना नहीं पड़ता, फिर याद रहती है चीजें। जैसे अब ये स्मॉल कंपनी में आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको ये याद रहेगा फॉर इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि आपको उसका रीजन पता है। रीजन नहीं पता है तो भूल जाओगे आप लिखना, तो रीजन ध्यान रखो, चीजें याद रहेगी। चलो सो कंक्लूड करते हैं। अगली क्लास में हम डेफिनेशंस के ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा इसके थ्रू। साथ में एसोसिएट कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब देखना चालू करेंगे। चलो थैंक